हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से मेट जी का प्रणाम। तो बच्चों हम लोग आज टॉपिक शुरू जा रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है उसको समझते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन बच्चों हम लोगों ने पिछले सेंट्रल डॉग्मा को जब पढ़ा था तो वहाँ हम लोग बात किया था कि डीएनए से डीएनए का बनना कहलाता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो बात आती है कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है सेल में। तो हम बोलेंगे सेल में जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में होता है, तो न्यूक्लियस में ही डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन कराने के लिए क्या कोई सर स्पेसिफिक एंजाइम पाया जाता है? बोला हाँ, स्पेसिफिक एंजाइम पाया जाता है, इसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए एक जब पॉलीमर है तो डीएनए पॉलीमर को बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है। और डीएनए बनता किससे है? बोले डीएनए डीएनए से ही बनता है, तो इसलिए एंजाइम का भी नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्योंकि सर अगर पूछा जाए कि डीएनए रेप्लिकेशन सेल में कब होता है, किस कभी भी से हो जाता है या स्पेसिफिक फेज में होता है? बोले डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। सेल जब डिवीजन होता है तो उसमें जो इंटरफेज में एस फेज होता है, तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो बहुत से कभी कभी आता है बच्चों को मन में, सर डीएनए तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में डीएनए है तो वो रेप्लिकेशन भी उसी समय होता है या किसी स्पेसिफिक टाइम में? तो वो जस्ट फ्यूजन से जस्ट पहले उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो आइए हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन को पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। और डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव और बाई डायरेक्शनल होता है। सेमी कंजर्वेटिव होने का मतलब एक डीएनए से नया डीएनए जब भी बनता है तो उसमें जो पुराना स्ट्रैंड होता है वो आपका कंजर्व होता है। जैसे नया स्ट्रैंड जो बोला डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक स्ट्रैंड पुराना होता है, इसीलिए इसको कंजर्व बोलते हैं, सेमी कंजर्व बोलते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट को पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है। ठीक है। प्रपोज किया था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल डीएनए रेप्लिकेशन वॉटसन एंड क्रिक ने, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था वो है साइंटिस्ट। पहले इसको देखते हैं, पहले ये देखिए, ये डीएनए है। तो डीएनए से इस डीएनए में दो स्ट्रैंड है, इसके एक स्ट्रैंड से दूसरा डीएनए बन गया, दोनों स्ट्रैंड अपना अलग अलग डीएनए बनाए। लेकिन जो नया डीएनए ये बन रहा है, ये डीएनए बन रहा है, इसमें ये देखिए आधा डीएनए पुराना वाला है कि नहीं, ओल्ड है, इसको पेरेंटल बोलते हैं या इसको टेम्पलेट भी बोलते हैं। इसी को हम बोल रहे हैं क्या, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। तो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मैसेल्सन एंड स्टाल, दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1958 में डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट बच्चों। तो मैसेल्सन एंड स्टाल दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन प्रूव किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव ही नहीं, बाई डायरेक्शनल भी होता है। जैसे ये एक डायरेक्शन था ये रेप्लिकेशन होने का, तो वैसा ही रेप्लिकेशन ऊपर की तरफ भी होगा, तो दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए इसको बाई डायरेक्शनल कहते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है और बाई डायरेक्शनल होता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग मैसेल्सन स्टाल के एक्सपेरिमेंट को समझें। आगे देखिए, उन्होंने दो कल्चर मीडियम बनाया और दोनों कल्चर मीडियम में ई कोलाई ग्रो कराया। कल्चर मीडियम में क्या था, अमोनियम क्लोराइड था। अमोनियम क्लोराइड जो था वो नॉर्मल नहीं था, उसमें जो नाइट्रोजन था उसके हैवी आइसोटोप के लिए गया था। हम लोग इसके पहले एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट में हम लोग ने देखा था, वहाँ पे हम लोग को जो कल्चर मीडियम में फॉस्फोरस और नाइट्रोजन को ग्रो कराया गया था। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन जो थे वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप थे, जबकि यहाँ पे जो आइसोटोप है नाइट्रोजन का वो हैवी आइसोटोप है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो मैसेल्सन स्टाल ने अमोनियम क्लोराइड कल्चर मीडियम में लिया और उसमें ई कोलाई ग्रो कराया। जब कल्चर मीडियम में नाइट्रोजन का N15 का हैवी आइसोटोप लिया, तो उस मीडियम में जब बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था तो बैक्टीरिया के जो डीएनए है, डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस होता है वो बेस नाइट्रोजन का बना हुआ होता है, उसके नाइट्रोजन बेस में भी ये हैवी आइसोटोप एंटर कर गया। तो यहाँ पे देखा गया, जब जैसे एक बैक्टीरिया है, मान लेते हैं ये बैक्टीरिया जो N15 वाले मीडियम में ग्रो कर रहा था उसको निकाल के जब N14 वाले मीडियम में डाल के ग्रो कराया गया। जब N14 वाले मीडियम में ग्रो कराया गया तो उसमें देखा गया कि जो नया जनरेशन है उसमें आधा डीएनए तो N15 वाला है लेकिन आधा N14 वाला है, उसको हम लोग हाइब्रिड डीएनए बोलेंगे। अभी हम लोग एक एक चीज समझेंगे। पहले ये देखिए, ये दो मीडियम मानिए, ये मीडियम में क्या है, N15 वाले बैक्टीरिया ग्रो कराया गया, इसके डीएनए में सारा डीएनए कैसा होगा, N15 वाला होगा। इसको N14 वाले में ग्रो कराया गया, इसका पूरा डीएनए N14 वाला हो जाएगा। जिसमें N14 वाला डीएनए ग्रो कर 15 वाला डीएनए ग्रो कर रहा है उसको हैवी डीएनए बोलेंगे। जिसमें N14 वाला डीएनए में है
N14 नाइट्रोजन बेस है उसको लाइट डीएनए बोलेंगे, और जिसमें दोनों रह जाएगा उसको हाइब्रिड बोलेंगे। अब बात आती है कि N15, N14 और हाइब्रिड इन तीनों को कैसे पता किया गया, तो इन लोगों ने यूज़ किया सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब यहाँ पे सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को यूज़ किया गया। तो सीजियम क्लोराइड को ही क्यों यूज़ किया गया था कि सीजियम क्लोराइड क्या करता है कि बहुत ही मतलब डेंसिटी के अकॉर्डिंग बहुत ही माइनर सा, अगर हम बोलें कि डेंसिटी में डिफरेंस है, उस हिसाब से भी चीज़ों को यहाँ अरेंज कर लेता है, डिफरेंस क्रिएट कर देता है। जैसे N14 और N15 ये जो में दोनों के वेट में डिफरेंस बहुत माइनर सा है। अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ आप लोगों को बताया जाएगा कि 0.00 समथिंग का ये डिफरेंस आता है। तो अगर कोई अदर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को यूज़ करते तो ये डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, लेकिन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन के हिसाब से ये चीज़ों को एकदम अलग अलग क्लियरली दिखाई देता है कि जैसे जो हैवी वाला है वो सबसे नीचे है, जो लाइट वाला है सबसे ऊपर है, और हाइब्रिड वाला बीच में है। इसलिए सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज़ किया गया था। उन्होंने क्या किया, पहले N15 वाले ग्रो किया तो हैवी उसको बोले, और जो लाइट वाला N14 वाले को लाइट बोले, और जिसमें दोनों था उसको हाइब्रिड बोले। इसी का यूज़ करते हुए उन्होंने अपना आगे का एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। देखिए इधर ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ ये इमेज उन्होंने यहाँ पे इधर दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये जो इस तरह से रखा गया है, एक्चुअली है ये इस तरह से, जो यहाँ पे आपको टेस्ट ट्यूब दिख रहा है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको इस तरह से सपोज करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो N15 वाला जब इसमें रखा गया था तो ये सबसे नीचे है। यहाँ देखिए N14 N15 दोनों वाला जब डीएनए है तो इसको हम क्या बोले, हाइब्रिड। और यहाँ N15 और N14, और यहाँ N14 है, तो N14 15 वाला नीचे है, N14 वाला ऊपर, मतलब लाइट वाला ऊपर है, हाइब्रिड वाला सबसे नीचे है। तो ई कोलाई जो होता है वो हर 20 मिनट में मल्टीप्लाई करके डबल हो जाता है। ई कोलाई जब हर 20 मिनट में मल्टीप्लाई करके डबल होता है, तो उन्होंने पहले बैक्टीरिया को लिया, N15 वाले को ग्रो कराया किस मीडियम में, ग्रो कराया उसमें आपके N14 वाले में डाल के ग्रो करा दिया। जब N14 वाले में डाल के ग्रो करा दिया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया जो है जो ये वाला ग्रो कर रहा है उसके अंदर N14 और N15 दोनों वाले आ गए हैं। जब दोनों आ गए हैं N14 और N15 वाले, तो उस केस में उन्होंने देखा कि इसको हाइब्रिड बोल दिया गया। जब इसको उन्होंने फिर से N14 वाले को N15 में डाला गया तो भी हाइब्रिड क्रिएट हो रहा था। तो हाइब्रिड दो कंडीशन में है, N14 वाले को 15 में ग्रो करा दीजिए या N15 वाले को N14 में ग्रो करा दीजिए, तो उस केस में हमारा हाइब्रिड बन के तैयार हो जाता है। आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो हाइब्रिड वाला होगा वो लाइटर से भारी होगा और हैवियर से लाइट होगा, बीच में आएगा। और ई कोलाई जो होगा हर 20 मिनट में मल्टीप्लाई करके अपना अमाउंट डबल कर लेगा। तो शुरुआत में जब N15 वाले को N14 में ग्रो कराया गया तो 20 मिनट बाद 2 डीएनए बने थे, और दोनों कैसे बने, हाइब्रिड बने। आफ्टर 40 मिनट कहने का मतलब 20 मिनट यहाँ से और 20 मिनट और, मतलब इनिशिएशन से यहाँ जो 40 मिनट लिया गया है वो इनिशियल कंडीशन से लिया गया कि 20 मिनट ये वाला और 20 मिनट ये वाला। यहाँ देखेंगे तो यहाँ से अगर यहाँ की बात करेंगे तो 20 मिनट ही होगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 40 मिनट में बैक्टीरिया डबल हो रहा है। नहीं, बैक्टीरिया 20 मिनट में ही डबल हो रहा है, ये 40 मिनट इनिशियल कंडीशन के हिसाब से लिया गया है। तो ये दो जो डीएनए थे अब 4 डीएनए हो गए हैं, 4 डीएनए हो गए हैं। लाइटर मीडियम में ग्रो कर रहे थे, N14 वाले मीडियम में ग्रो कर रहे थे। तो ध्यान देंगे ये किस तरह से बना है, इसको पहले समझेंगे। सबसे पहले आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड करेंगे। N15 वाले को जब सिंगल स्टैंडर्ड करेंगे तो N15 यहाँ, N15 यहाँ 2 लाइटर वाले डीएनए लगा देंगे, N14 वाले दो यहाँ पे हाइब्रिड बन के तैयार है। अब इससे नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो सबको सिंगल स्टैंडर्ड करेंगे तो 4 सिंगल स्टैंडर्ड बनेंगे, 2 N15 वाले और 2 N14 वाले। अब नया स्ट्रैंड जो भी होगा N14 वाला ही लगेगा, क्योंकि मीडियम में कैसा है, N14 है। तो यहाँ N14 आ गया, इस पर भी N14 आ गया, इस पर भी, चारों पे N14 आ गया। जब चारों पे N14 आया तो ये वाला तो लाइट बन गया और ये वाला भी लाइट बन गया, लेकिन 2 क्या हो गए, हाइब्रिड हो गए।
तो आपसे कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 40 मिनट बाद कितने हाइब्रिड, कितने लाइटर और कितने हैवी, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो उससे भी बड़ी बात, आपको यहाँ पे चेंज कंडीशन को चेंज करके दे दिया जाएगा कि N14 है तो N14 को N15 रखेंगे तो 60 मिनट बाद क्या होगा, 60 मिनट बाद क्या होगा, इस तरह करके बहुत तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर नेक्स्ट 40 मिनट की बात करते, मतलब आफ्टर 60 मिनट बाद यहाँ लिखा हुआ है पूछता, तो टोटल डीएनए हमारे कितने बनते, 8 बनते। 8 बनने में हाइब्रिड तो 2 ही रहेगा, हाइब्रिड फिक्स हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये एक छोटी सी ट्रिक समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, हाइब्रिड फिक्स हो जाता है, हाइब्रिड नहीं बदलता है। तो हाइब्रिड, क्योंकि जो नेक्स्ट मीडियम है वो भी N14 वाला है, तो टोटल 8 डीएनए बनेंगे, हाइब्रिड 2 ही रहेगा। देखिए यहाँ भी 2 हाइब्रिड, यहाँ भी 2 हाइब्रिड, नेक्स्ट जनरेशन भी हाइब्रिड 2 ही रहेगा, तो टोटल 8 डीएनए बनेंगे, जिसमें 6 क्या होंगे, लाइट होंगे और 2 हाइब्रिड हो जाएंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए हाइब्रिड 40 मिनट बाद इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड हो गए और इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी एक्सपेरिमेंट को ये क्रोमोजोमल लेवल पे टेलर है और उसके कलीग्स थे 1958 में क्रोमोजोम के लेवल पे इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया था टेलर और उनके कलीग्स ने। किस पे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, विसिया फावा, जिसको फावा बीन भी कहते हैं, उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ध्यान रखेंगे, टेलर और उनके कलीग ने 1958 में सेम एक्सपेरिमेंट किया था सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए के लिए, लेकिन क्रोमोजोमल लेवल पर किया था। और वो मेसेल्सन स्टाल ने अपना एक्सपेरिमेंट डीएनए के लेवल पे किया था। ध्यान रखेंगे इसको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ उन्होंने हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन लिया था और यहाँ उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया था किसका, थाइमिडीन का। ध्यान रखेंगे, क्रोमोजोम के लेवल पे किसने प्रूव किया था, तो बोलेंगे टेलर और उनके कलीग्स ने किया था। किसने कौन सा एलिमेंट लिया था, तो रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया था। ध्यान रखेंगे, ये एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है और उसके एंजाइम्स क्या होते हैं। रेप्लिकेशन को तो हम लोग जानते हैं, डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए थोड़ा सा कहानी सुन लीजिएगा। डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए पहले समझिए ना कि डीएनए है, डीएनए से हमको नया डीएनए बनाना है, तो डीएनए रेप्लिकेशन कराना है। तो ये डीएनए कुछ इस तरह से है, तो यहाँ से पहले इसको ओपन करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या कहीं से स्टार्ट हो जाता है, बोले नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन स्पेसिफिक पॉइंट से शुरू होता है, जिसको बोलते हैं ओआरआई साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वो ओरिजिन ऑफ जो रेप्लिकेशन है वो जिसमें होगा उसी का डीएनए रेप्लिकेशन होगा, नहीं तो डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा। तो ओआरआई होना जरूरी है और ओआरआई से ही डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। दूसरी बात, एंजाइम कौन चाहिए, तो बोले एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, क्योंकि नया जो डीएनए बनेगा वो पुराने डीएनए पे डिपेंड होकर बनेगा, इसलिए नाम क्या पड़ा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब बात आती है कि यहाँ का जो एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट, क्या बस वही है कि और कुछ भी, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत होती है, उसके अलावा बहुत सारे एंजाइम की ज़रूरत होती है। सबसे पहले एंजाइम जो होता है इसको बोलते हैं डीएनए हेलिकेज, जो क्या करता है, ये डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, इसको अनवाइंड करता है। पहले अनवाइंडिंग कराने वाला एंजाइम चाहिए, फिर अनवाइंडिंग कराने के बाद एक एसएसबी होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि सिंगल यहाँ पे बाइंड कर जाता है, मास्क कर देता है, जिसके की रिकॉइलिंग को रोकता है। रिकॉइलिंग को रोकने के लिए एसएसबी चाहिए, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, और इसको अनवाइंड करने के लिए डीएनए हेलिकेज चाहिए होता है। फिर आगे जब ओपनिंग होती जाती है तो इसकी सुपर कॉइलिंग जब आगे इधर होती है, तो सुपर कॉइलिंग को रोकने के लिए टोपो आइसोमरेज चाहिए होता है। इतना जब हो जाता है उसके बाद हमें चाहिए होता है आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर होता है जो कि क्या करता है, आपका डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट कराता है। वो भी किस डायरेक्शन में, 5 to 3 डायरेक्शन में। डीएनए रेप्लिकेशन कभी भी होगा, इवन किसी भी नया स्ट्रैंड बनेगा, तो आप ध्यान रखिए, डीएनए का स्ट्रैंड हो या आरएनए का स्ट्रैंड हो, नया स्ट्रैंड जब भी बनेगा वो बनेगा 5' to 3' ही बनेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, एंजाइम जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, उस एंजाइम का नाम होता है डीएनए हेलिकेज, ठीक है। और ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुका है। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के बाद फिर इसको रिकॉइलिंग को रोकने के लिए एसएसबी चाहिए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन चाहिए होता है।
फिर उसके बाद आपका आता है, फिर उसके बाद आपका आएगा ट्रोपोआइसोमरेज जो सुपर कॉइलिंग को रोकेगा। देखिए इधर इनिशिएशन हुआ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऐसे बढ़ते जाना, फिर इधर हुआ, फिर आगे आगे मिल गया। दोनों डायरेक्शन में ये चीज़ होती है, इसीलिए हम लोगों ने बात किया था डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव तो होता ही होता है, उसके साथ साथ बाई डायरेक्शनल भी होता है। ठीक है, तो जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो ओवरराइट तो बोलते हैं, उसको रेप्लिकेशन फॉर्क भी बोलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ स्टार्ट है? 5' to 3' डायरेक्शन में होता रहता है। ठीक, अब देखिए और क्या चाहिए यहाँ पे, वहाँ पे हमको चाहिए न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में चाहिए होता है, DATP, DGTP, CTP, DTTP, ये सब चाहिए ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। तो सबसे बड़ी बात, ट्राइफॉस्फेट ये काम क्या करता है बोले, इसके दो काम है, एक बोलता है सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा, दूसरा एनर्जी प्रोवाइड करेगा पॉलीमराइजेशन के लिए। जैसे मान लीजिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, तो इस पर क्या होगा कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वर्क करेगा तो दो फॉस्फेट को तोड़ के अलग कर देगा। तो एंजाइम जिस पे काम करता है उसको सबस्ट्रेट बोलेंगे, और जब दो फॉस्फेट टूटेगा एनर्जी निकलेगी, और वो एनर्जी पॉलीमराइजेशन में यूज़ कर लेते हैं। इसीलिए इसका डुअल फंक्शन है, एक इसको तोड़ना जो कि जो सबस्ट्रेट की तरह काम किया, और दूसरा एनर्जी प्रोवाइड किया किसी के लिए, पॉलीमराइजेशन के लिए। तो यहाँ देखिए डीएनए पॉलीमरेज है, लीडिंग स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड के बाद में बात करेंगे, फ्री न्यूक्लियोटाइड आएगा, यहाँ जुड़ता जाएगा और नया स्ट्रैंड बनता जाएगा। ठीक वैसा ही इस साइड चलता है, लेकिन यहाँ लैगिंग स्ट्रैंड बनता है। थोड़ी देर रुक उसको समझते हैं। देखिए इधर क्या हुआ, इधर 5 है, इधर 3 है, तो डीएनए जो बनना है 5 to 3 बनना है। तो इधर क्या हुआ, यहाँ आया आरएनए प्राइमर, इधर ओपन होता गया, डीएनए इधर बनता गया, जैसे जैसे ओपन होता जाएगा डीएनए इधर आगे बनता जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस वाले स्ट्रैंड पे क्या है कि इधर 3' है, इधर 5' है, जबकि डीएनए 5 to 3 बनना है, तो डीएनए तो ऐसे ही बनना है। शुरुआत में मान लीजिए ये डीएनए यहीं तक ओपन हुआ था, यहाँ पे आरएनए प्राइमर आया, डीएनए यहाँ से बन के यहाँ तैयार हो गया। जैसे ही डीएनए इधर इतना खुला, तो फिर आरएनए प्राइमर हुआ, यहाँ से यहाँ आके बन के तैयार हुआ। फिर डीएनए थोड़ा और ओपन हुआ, आरएनए प्राइमर इधर आया, इधर से इधर बन के तैयार हुआ। अब फिर थोड़ा और ओपन हुआ, आरएनए प्राइमर यहाँ आया, यहाँ से यहाँ बन के तैयार। ये थोड़ा और ओपन होगा, आरएनए प्राइमर यहाँ लगेगा, यहाँ से यहाँ डीएनए बन के तैयार। ये थोड़ा और ओपन होगा, आरएनए प्राइमर यहाँ से बन जाएगा। तो जैसे जैसे ओपन होता जाएगा आरएनए प्राइमर आता जाएगा, आरएनए प्राइमर आता जाएगा, और डीएनए को ये अपना स्ट्रैंड बनाता जाएगा। तो यहाँ का जो डीएनए स्ट्रैंड है वो इंटरप्टेड है, इसी को बोलते हैं, इसको लैगिंग स्ट्रैंड है, और ये कंटिन्यूसली बन रहा है, इसको कंटिन्यूस स्ट्रैंड या लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और इसको डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड या लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। समझ रहे बात आप लोग? तो इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि लीडिंग क्या होता है, लैगिंग क्या होता है। और इसी लैगिंग स्ट्रैंड को जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स पाए जा रहे हैं, इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। ये जो ओकाजाकी जापानीज साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये रखा गया है। तो लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड आप ध्यान रखेंगे, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस याद रखेंगे। और जो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि फिर वहाँ से आरएनए प्राइमर को हटाते हैं, और डीएनए लाइगेज की हेल्प से ये पूरे स्ट्रैंड को वापस से जोड़ दिया जाता है, ये भी कंटिन्यूस बन जाता है। लेकिन शुरुआत में ये डिसकंटिन्यूस रहता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, पढ़ लेंगे इसको, नोट भी कर लेंगे आप लोग। देखिए यहाँ एरो दिख रहा है, तो जो वही बोल रहा है कि कंटिन्यूस है, और दूसरा डिसकंटिन्यूस है, जिसको ओकाजाकी या लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। ये देखिए ओकाजाकी साइंटिस्ट, उन्हीं के नाम पे ये चीज़ों को बताई गई है।
डीएनए लैगेज की हेल्प से जोड़ देते हैं, इसीलिए इसको लैगेज स्ट्रैंड भी बोल रहे हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो इसकी प्रूफ रीडिंग भी की जाती है, प्रूफ रीडिंग भी की जाती है, तो प्रूफ रीडिंग के हिसाब से काम होता है यहाँ पे। अब देखिए डीएनए रेप्लिकेशन का रेट क्या होता है। ई लाइव में डीएनए रेप्लिकेशन का रेट 18 मिनट्स में 2000, ये टू यहाँ 18 मिनट में डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है, या बोले 2000 बेस पेयर पर सेकंड के हिसाब से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, हम लोगों ने बात किया था एस फेज ऑफ सेल साइकिल में होता है। बैक्टीरिया में भी डीएनए रेप्लिकेशन वैसे ही होगा जैसे हम लोगों में होता है, बस यहाँ सर्कुलर डीएनए है तो ये उसी तरह से ओपन होता जाता है और धीरे धीरे होता जाता है। तो एस फेज आएगा तो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डीएनए रेप्लिकेशन अगर फेल हो जाए तो वहाँ पे हो जाती है सेल डिवाइड। अगर डीएनए रेप्लिकेशन के बाद नहीं होता है तो अगर ऐसा होता है तो वहाँ पॉलीप्लॉइडी क्रिएट हो जाती है। हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस स्पेस की बात किया था हम लोगों ने, तो ध्यान रखेंगे पॉलीप्लॉइडी कब होगा। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपका डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ। ये देखिए यहाँ पे देखिए प्रोसेस को आपका एनिमेशन के थ्रू दिखाया गया है। ये देखिए आपका डीएनए ओपन हो गया, ओपन होने के बाद पॉलीमरेज एंजाइम आए, ये डीएनए बनाते गए। ये देखिए ये कुछ इस तरह से बनता जा रहा है आपका डीएनए। इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है और बीच बीच में जो गैप पता है उसको फिल करके लाइगेज को जोड़ दिया जाता है और ये हमारा काम हो जाता है। देखिए ठीक है बच्चों, आप लोग ये समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डीएनए आरएनए कैसे बनता है, ट्रांसक्रिप्शन को समझेंगे और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बाद ट्रांसलेशन को। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आप अच्छे से रिवाइज कीजिए और कोई डाउट हो तो पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।